हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी के वायरल प्रश्न कराने वाले जो मासिक एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, आपका जो मासिक एग्जाम हो रहा है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। इस क्लास को आप दोस्तों में आप ज़रूर शेयर कर दें ताकि आपके दोस्त भी इस क्लास को क्या देख सके। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारा पहला तो देखिए हमारे पहला नंबर क्या प्रश्न आ जाता है। तो पहला नंबर प्रश्न लिखा गया है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, यानी बातचीत की विधा क्या है वो आपको बताना है। तो देखिए बातचीत की विधा क्या आपको बताना है, क्या एकांकी है, कहानी है, यात्रा स्मरण है, ललित निबंध। तो जो हमारा बातचीत है वो क्या है दोस्तों, आपको याद रखना है वो ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न आ जाता है 2 नंबर कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। देखिए बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार आपको बताना है। तो निबंधकार हुए थे भारतेंदु युग के। भारतेंदु युग दिया रहता है और आधुनिक काल भी दिया जाता है। आधुनिक काल यदि दोनों ऑप्शन में से कोई भी हो तो आप सही लगा देना। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमारा प्रश्न लिखा गया मनुष्य का बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो देखिए बातचीत का उत्तम तरीका है खुद से बात करना। क्या है? तो खुद से बात करना ही क्या उत्तम तरीका है। और बातचीत करने से ही लोगों का क्या होता है, संस्कार होता है। यह एक ऐसा किसने कहा? तो ऐसा बेन जॉनसन ने कहा। आपको यह भी याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था। तो देखिए कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था, तो उस मासिक पत्रिका का नाम था दोस्तों हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप नाम था। क्या था? हिंदी प्रदीप, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न की बातचीत किस किस विद्या की रचना है। तो देखिए विद्या अभी अभी हम बताए थे, बातचीत की विद्या क्या है, तो ललित निबंध। क्या है? ललित निबंध। ललित निबंध है, यानी निबंध, यानी ध्यान दीजिए, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, दीजिएगा। 6 नंबर प्रश्न क्या पूछा जाता है। 6 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। देखिए बाल कृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था 23 जून 1844 को हुआ। 23 जून 1800 कम में 44 को इनका जन्म हुआ। 23 जून 1844 को इनका क्या जन्म हुआ, आपको ख्याल रखना है। यानी 23 जून 1884 यह नहीं होगा हमारा ऑप्शन। देखिए ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही होता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या सही उत्तर है, 23 जून 1844 को। ठीक है, अगला 7 नंबर प्रश्न आता है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है, यानी कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की वह बताना है। तो रेल के विकट खेल जो कि दोस्तों किसकी रचना है, बालकृष्ण भट्ट की रचना है। बालकृष्ण भट्ट की रचना है। अगला 18 नंबर प्रश्न क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रॉबिन रॉबिन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से बात सुनी। तो देखिए रॉबिन क्रूसो 16 वर्ष तक कहाँ पर रहे थे, जंगल में रहे थे। और जंगल में रहने के बाद 16 वर्ष के बाद जो क्या थे, फराडे के मुंह से क्या बात सुने थे। तब मुख पहली बात किसके मुंह से सुने थे, तो फराडे, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है। तो बातचीत शीर्षक जो निबंधकार है वो अभी हमने आपको बता दिया कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट है। बालकृष्ण भट्ट है, यह अब आपको मालूम रहना चाहिए। अब लिखा गया है कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा। तो देखिए यह जो कहे थे हमारा कौन कहते थे, तो बेन जॉनसन कहते थे। और असल बातचीत जो दो लोगों के बीच होती है, असल बातचीत कितने लोगों के बीच होती है, दो लोगों के बीच। और यह किसने कहा था, तो यह एडिसन ने कहा था। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब 11 नंबर प्रश्न आ जाता है, उसने कहा था कहानी किस शहर का चित्रण है। तो देखिए उसने कहा था कहानी में हम लोग पढ़े हैं अमृतसर के बारे में क्या चित्रण है, अमृतसर के बारे में। अमृतसर में दोनों लड़का लड़की क्या रहते थे और अपने मामा के यहाँ रहते थे, यह भी आपको मालूम रहना चाहिए। और लड़का जो था लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न पूछता था, तो आपको मालूम होगा कि वो क्या तेरी कुड़माई हो गई, यह पूछता था। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न आता है लाहना सिंह किस पद पर था। तो लाहना सिंह का जो पद था हमारा क्या था, तो जमादार था। लाहना सिंह का पद क्या था, तो जमादार। और जो सूबेदार किसका पद था, तो सूबेदार हाजरा सिंह का था। यानी लाहना सिंह का पद हमारा क्या था, तो लाहना सिंह का जो पद था जमादार, यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न आता है कि सिख राइफल के जमादार लाहना सिंह का नंबर क्या था। देखिए लाहना सिंह का नंबर था 77 नंबर। और यह याद रखना है कि जो हमारा क्या था, जो लाहना सिंह के जो बचपन में जिस लड़की से प्रेम करता है उसका पति का नाम क्या था, हाजरा सिंह था। हाजरा सिंह सूबेदारनी का पति था। और हाजरा सिंह के जो बेटा था उसका जो नाम था बोधा सिंह था। बोधा सिंह, आपको यह भी नाम याद रखना है। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न आता है गुलेरी जी का मूल नाम क्या है, जन्म हुआ था। तो गुलेरी जी का जो मूल उनका जन्म हुआ था, गुलेरी जी का जन्म हुआ स्थान जयपुर राजस्थान था। जयपुर राजस्थान में था। वह गुलेर नामक कहाँ रहते थे, गुलेर जगह पर रहते थे। ठीक है,
आपको यह भी याद रखना है। 15 नंबर प्रश्न आता है कि सूबेदार हाजरा सिंह के लड़के का नाम क्या था। तो सूबेदार हाजरा सिंह के लड़के का नाम हमने अभी बता दिया आपको, क्या था, बोधा सिंह था। बोधा सिंह, यानी ऑप्शन नंबर हमारे ये सही हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ लेते हैं। आगे हमारा प्रश्न आ जाता है 16 नंबर। ध्यान दीजिएगा कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष, माने भारतीय सिपाही जो थे दोस्तों, उनका किसके साथ लड़ाई हुआ था। तो उनका लड़ाई आप जानते हो किसके साथ हुआ था, तो जर्मनों के साथ, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे जो प्रश्न आता है 17 नंबर प्रश्न, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई। देखिए उसने कहा था कहानी हमारी जो दोस्तों वो 1915 में प्रकाशित हुई। कब हुई थी दोस्तों, तो 1915, यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर लिखा गया कछुआ धर्म किसकी कृति है। तो देखिए कछुआ धर्म जो कृति है किसकी, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कृति, यानी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर लिखा गया प्रश्न कि कुड़माई का क्या अर्थ है। तो देखिए कुड़माई का अर्थ होता है क्या, मंगनी। मंगनी जो शादी से पहले होती है वही क्या होती है, मंगनी, यानी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न लिखा उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है। तो देखिए उसने कहा था कहानी जो हमारे दोस्तों है 5 भागों में बटी हुई। कितने भागों में, 5 भागों। यह कहानी किसने लिखी, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे 21 नंबर प्रश्न आता है कि लिखा गया है कि देश किसने कहा था कि अभी न जानो कितने मीलों तक इस देश की जनता को जाना है। इस देश की जनता को क्या दोस्तों जाना है। तो यह किसने कहा था, तो यह हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे प्रश्न आता है 22 नंबर प्रश्न कि क्या आता है कि किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था। तो नर्सिंग होम हॉस्पिटल में, आप याद रखें तो पूरा नाम क्या है, तो आप ध्यान दीजिए। अपोलो अस्पताल तो नहीं होगा, ठीक है, अपोलो अस्पताल नहीं है। तो देखिए श्री राम नर्सिंग होम में नहीं, तो कौन से नर्सिंग होम, तो विलिंगडन नर्सिंग होम में इनका क्या होगा, मृत्यु हुआ था। किसका मृत्यु हुआ था, दिनकर जी की मृत्यु हुई थी। ठीक है दोस्तों, दिनकर जी की मृत्यु हुई थी। 23 नंबर प्रश्न आता है कि जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने थे। जयप्रकाश जी ने कौन सा पाठ हमने पढ़ा है, तो जयप्रकाश जी का हमने संपूर्ण क्रांति पाठ पढ़ा है। और संपूर्ण क्रांति पाठ आपसे पूछा जाए इसकी विधा क्या है, तो इसकी विधा भाषण। यह भाषण कब दी थी, तो उन्होंने 5 जून को दी थी। 5 जून कब दी थी, 5 जून 1974 को दी थी छात्र आंदोलन में। और यह कहाँ दी थी, तो यह पटना में इन्होंने दी था भाषण। ठीक है दोस्तों, ये आपको मालूम रहे। और जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने। देखिए जयप्रकाश जी क्या मार्क्सवादी कब बने थे, मार्क्सवादी वो बने थे दोस्तों वह 1924 में बन गए थे। कब बन गए थे, 1924 में, जब लेनिन की मृत्यु हुई थी। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, तो 1924 में। आपको याद रखना है। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न आता है कि किसे लोकनायक के रूप में नाम से जाना जाता है। लोकनायक के रूप में जाना जाता है किसको, तो जयप्रकाश नारायण जी को। जयप्रकाश नारायण, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 25 नंबर प्रश्न आता है जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। देखिए जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को, या 8 अक्टूबर 1904 को, या 8 सितंबर 1903 को, या 18। तो इनका जो जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को इनका जन्म होता है जयप्रकाश नारायण का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर लिखा है कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है। देखिए ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ब्रेन ऑफ बॉम्बे उमा शंकर दीक्षित को कहा जाता है। ये जो ऑप्शन है हमारे गलत उत्तर है। ठीक है दोस्तों, अब हमारा आ जाता है 27 नंबर प्रश्न, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। तो लेनिन की मृत्यु हमने अभी बताया कि 1924 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब आगे प्रश्न जो क्या लिखा गया है कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई। तो देखिए जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दोस्तों 1900 कब में दी गई थी, याद रखिएगा। तो देखिए जयप्रकाश नारायण को जो 1900 कब में दिया गया था, इनको भारत रत्न पुरस्कार जो दिया गया था इन्हें 1998 में दिया गया। कब दिया गया था दोस्तों, 1998 में, आपको याद रखना है। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न क्या आ जाता है वह देख लीजिए। 29 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से जानती है। तो अभी हमने बता दिया आपको किस नाम से जानती है, लोकनायक के रूप में जानती है। किस रूप में, लोकनायक, यानी हमारा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सही सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब 30 नंबर प्रश्न आ जाए संपूर्ण क्रांति किसकी देन है। देखिए संपूर्ण क्रांति जो हमारी किसकी देन है दोस्तों, तो जयप्रकाश नारायण की देन है, यानी डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब हमारे 31 नंबर प्रश्न आता है कि कड़बक के कवि कौन है। तो कड़बक के कवि कौन है,
आपको मालूम है कड़बक के कवि मलिक मोहम्मद जायसी है। मलिक मोहम्मद जायसी है, जिन्हें पीर का कवि भी कहा जाता है, प्रेम के पीर का। ठीक है, जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो जायसी का जन्म जो हुआ था उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 33वां प्रश्न है कि जायसी किस तरह के कवि थे? जायसी जो दोस्तों वह सूफी कवि थे। किस तरह के कवि थे? सूफी, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा हमारा। 34 नंबर प्रश्न लिखा गया कि जायसी थे, तो जायसी दोस्तों क्या थे? पहलवान, फकीर क्या थे? तो वह जो थे हमारे दोस्तों वह फकीर थे। जायसी क्या थे? तो फकीर थे। 34 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि जायसी हिंदी साहित्य के किस काव्य धारा से जुड़े थे? तो जायसी हिंदी साहित्य के क्या प्रेम मार्गी शाखा से जुड़े, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि जायसी क्या काव्य का भाषा क्या था? तो देखिए जायसी का जो काव्य की भाषा थी हमारी वो कौन थी? तो अवधी थी। जायसी काव्य की भाषा क्या थी? अवधी थी, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब 36 नंबर प्रश्न आता है कि जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या था? तो उनके काव्य का मुख्य रस जो हमारा था दोस्तों वो श्रृंगार रस था, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न आता है कि जायसी ने रतन सेन तथा पद्मावत की कथा को किस प्रकार जोड़ा है? तो उन्होंने किस प्रकार रक्त के रूप में जोड़ा है, रक्त के लय के उपयोग करके। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर देख लीजिए हमारे रक्त के रूप लय द्वारा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अब हमारा अगला प्रश्न आता है 38 नंबर प्रश्न। जायसी ने रतन सेन ने पद्मावत की कथा को किसके द्वारा सींचा है? तो उन्होंने अपने आंसुओं के द्वारा सींचा है, यानी अपने आंसू, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब लिखा गया 39 नंबर प्रश्न, इनमें से प्रेम के पीर कवि है? तो प्रेम के पीर कवि हमने क्या बताया था? जायसी जी के प्रेम के पीर कवि है। अब देखिए 40 नंबर प्रश्न आता है कि कड़बक कहाँ से लिया गया? तो कड़बक हमारा पद्मावत से लिया गया, जो किसके द्वारा लिखा है? जायसी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, 41 नंबर प्रश्न है कि सूरदास किस भक्ति के थे? तो सूरदास जो किस भक्ति कवि के थे? वह कृष्ण भक्ति के थे। कृष्ण भक्ति, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। लिखा गया है कि सूरदास की भाषा में सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? सूरदास जो किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है वह आपको बताना है। तो देखिए सूरदास जो हमारे किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है? तो ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि है। ब्रज भाषा के हमारे प्रसिद्ध कवि, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या आता है वह ध्यान दीजिएगा। 43 नंबर प्रश्न 43 नंबर आता है कि वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? तो वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि का नाम हमारा कौन है? तो अद्वितीय कवि सूरदास है। कौन से है? सूरदास, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन हो जाएगा? ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 45 नंबर प्रश्न आता है सूरदास किस धारा के कवि? सूरदास किस धारा के कवि यह आपको बताना है। तो सूरदास जो हमने क्या पढ़ा है? कृष्ण शैवी धारा के कवि है। ठीक है, 46 नंबर प्रश्न आता है कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे थे? कृष्ण जो थे दोस्तों वह नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए 47 नंबर प्रश्न है प्रस्तुत प्रथम पाद में कृष्ण को किसकी सूचना दी जा रही है? तो उन्हें किसकी सूचना दी जा रही है? तो प्रथम पद में भोर होने की सूचना, यानी सुबह होने की सूचना दी जा रही है। ठीक है, अब लिखा गया 48 नंबर की सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि है? तो वो किस काल के? तो भक्ति काल के कवि है। भक्ति काल, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा। अब लिखा गया 39 नंबर प्रश्न की सूरदास किस चीज़ की भूख है? सूरदास को किस चीज़ की भूख है दोस्तों? तो आपको याद होना चाहिए कि कृष्ण की जूठन की भूख है। कृष्ण की जूठन की भूख। ठीक है, अब देखिए लिखा गया है कि साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो साहित्य लहरी जो रचना है किनकी रचना है? तो हमारी सूरदास की रचना है। सूरदास, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब 51 प्रश्न आ जाता है कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो देखिए तुलसीदास का जो जन्म हुआ था 1543 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी का हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब लिखा गया है काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की? तो काशी में कितने वर्ष तक रहे? तो 15 वर्षों तक रहकर, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब लिखा गया रामचरितमानस किसकी रचना है? तो देखिए रामचरितमानस जो रचना है दोस्तों वह तुलसीदास की रचना है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब लिखा गया है कि तुलसीदास किस शाखा के कवि है?
तो तुलसीदास जो हमारे किस शाखा के कवि है, तो राम मार्गी शाखा के कवि है, यानी राम की वो पूजा करते थे। और जो सूरदास थे वो किसकी पूजा करते थे, वो कृष्ण जी का। ठीक है। अब 55 नंबर प्रश्न आता है कि तुलसीदास को किस चीज़ की भूख है। तो देखिए तुलसीदास को जो भूख है वो दोस्तों भक्ति की भूख है, और सूरदास को किसकी भूख है, तो कृष्ण की जूठन की भूख है। ठीक है। इन दोनों बातों को आपको याद रहना चाहिए। तुलसीदास के पठित पद किस भाषा में है। तो देखिए तुलसीदास के जो पठित पद है हमारा, तो हमारा जो पद है दोस्तों वह पद किस भाषा में लिखा गया, तो वह पद अवधी भाषा में लिखा गया। जो हम पाठ पढ़े वो किस भाषा में लिखा गया, अवधी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ जाते हैं 57 नंबर प्रश्न। कटबहु अम्ब अवसर पाई में अम्ब का संबोधन किसके लिए। तो देखिए अम्ब का जो संबोधन है सीता माता के लिए। किसके लिए, तो सीता के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। 58 नंबर प्रश्न में कौन सी रचना तुलसीदास की है। तुलसीदास की रचना के बारे में आपको क्या बताना है कि कौन सी रचना तुलसीदास की है। तो सूरसागर तो होगा नहीं, विनय पत्रिका और पांचाली पद्मावती। देखिए इनकी जो रचना है हमारी कौन है, तो विनय पत्रिका है। कौन सी रचना, विनय पत्रिका। ठीक है। अब लिखा गया है कि 59 नंबर प्रश्न आ जाता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि हनुमान बाहुक को तुलसीदास की किस कृति का अंग माना जाता है। तो जो अंग माना जाता है दोस्तों वह कवितावली का अंग माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अब हमारा जो जो प्रश्न आ जाता है 60 नंबर आज का 60 नंबर प्रश्न कि रामचरितमानस का प्रधान रस क्या था। रामचरितमानस का प्रधान रस भक्ति रस, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब लिखा है 61 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में रामचरितमानस क्या है। तो रामचरितमानस महाकाव्य है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये हमारे थे 61 प्रश्न जो वायरल प्रश्न थे। ठीक है। यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में चाहे कोई भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ठीक है। तो देखिए क्या है आज क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और इस वीडियो दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।